चैप्टर नंबर 4 बताऊंगी कवित्व। ये लेसन जो है ये पद्माकर का है और इन्होंने जो है प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है कि वर्षा ऋतु में मतलब सावन मास में प्राकृतिक सौंदर्य कैसा रहता है। तो पहले जो मैं आपको उन्मुखीकरण बताऊंगी। प्राकृतिक तेरी अजब कृति है, नित्य नई तेरी आकृति है, खनिज तत्वों का भंडार, तुझ पर निर्भर ये संसार, तुझ में माँ की ममता, तुझ में अजब क्षमता। ये यहाँ पे जो है उन्मुखीकरण में एक छोटी सी कविता दी हुई है और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्रकृति किसका भंडार है। तो ये आपको मैंने पहले भी जब सुंदर भारत लेसन मैंने आपको बताया था तो उसको मैंने आपको बताया था कि जैसे जो भी आपका जो पद होता है उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया जाता है और फिर उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस दोहे से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रकृति किसका भंडार है। तो प्राकृतिक जो है वो हम इस क्वेश्चन का आंसर है इस तरह से लिखेंगे, प्राकृतिक जो है वो अजब कृति का भंडार है, मतलब हमारे नेचर में प्रकृति में बहुत कुछ है। ये क्वेश्चन जब भी आप उस क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो है कभी भी क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में नहीं होगा, इसको आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना होगा। दूसरा क्वेश्चन बताया गया है कि प्रकृति वर्णन में क्या क्या बताया गया है, यानी कि ये जो नेचर है उसमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रकृति के वर्णन में बताया गया खनिज तत्व है यहाँ पर, और बहुत सारी जो हमारी धरती है उसमें जो है काफ़ी सारी हरियाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो भाई प्रकृति के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है, ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और उसके हरियाली को बनाए रखना चाहिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, मगर क्वेश्चन के आंसर देते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए 2 लाइन से ज़्यादा इसका आंसर नहीं लिखना, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उद्देश्य का। भाषा अनेक विधाओं में व्यक्त की जाती है, उसी तरह से काव्य रचना भी विविध शैलियाँ हैं। अब भाषा की बहुत सारी विधाएं होती है, अलग अलग तरह का होता है, उसी तरह से जो काव्य रचनाएं होती है, जो दोहा कविता लिखा जाता है, उसकी भी अलग अलग तरह की शैली होती है। प्राचीन काल में दोहा, चौपाई, सोरठ, सवैया, रोला और वृत्ति पहेलियां आदि के रूप में। अब बच्चों ये डिफरेंसेस जो है 10th क्लास में ध्यान तरह 2 तरह की चीज़ें आती है, एक रहता है दोहा और दूसरा रहता है चौपाई। तो आप सबको पता है कि 2 लाइन की जो रहती है कविता उसे हम दोहा कहते हैं और 4 लाइन की जो चौपाई होती है काव्य सृजन का रूप है। चलिए, सौंदर्य का विकास करना, कविता के भाव और रस ग्रहण करने से छात्रों की सहायता करना। जब भी आप कोई भी दोहा पढ़ेंगे तो रस का मतलब यहाँ पर है कि आनंद लेना, यानी कि उसके आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए उस दोहे का, उस पोयम का, तो उसको रस कहा जाता है। और प्राकृतिक सृजन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है, यानी कि हमारे आप जब भी आप ये उद्देश्य पढ़ रहे हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो दोहा होगा वो नेचर से संबंधित होगा। इस पाठ का विधा विशेष कवित्व दृश्य योजना और शब्द योचक के अत्यंत प्रसिद्ध है। अब कवित्व जो थे यानी कि उनका क्या था कि दृश्य योजक, वो जो भी नज़ारा जो भी दृश्य देखते थे बहुत अच्छी तरीके से उसको योजनाबद्ध तरीके से लिखते थे और उनकी जो शब्द योजना होती थी कविता में वो भी बहुत अच्छा रहता था। इसे स्वच्छंद और उदात्त कल्पना है। कवि की कृत आनंद और उल्लास के वर्णन प्रसंगों में खूब रमी है। इसमें कवि छंद भी है, कवित्व का छंद है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि कवि परिचय। कवि परिचय क्या है, मतलब कवित्व का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पढ़ाई क्या थी, उनकी रचना क्या थी, इसी को कवि परिचय कहा जाता है। यानी कि कवि परिचय यानी कि उसके बारे में हमें परिचय जानकारी मिलना कि उसके कवि की जो है वो कौन सी लेखनी थी, भाषा शैली कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए अब हम जो है एक बार इसके कवि परिचय पढ़ के देखेंगे। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम मूलधन्य है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमयी था।
तो ये कहाँ पैदा हुए थे? ये उत्तर प्रदेश के बांदा में पैदा हुए थे। और उनके परिवार का वातावरण कैसा था? कवित्वमय। कवित्वमय का मतलब होता है कि माता पिता या उनके जो दादा होंगे या उनके घर के जो और भी जो सदस्य रहे होंगे, वो सब जो है विद्वान पंडित या कवित्व रहे होंगे। इसीलिए जो यहाँ पे कवित्वमय शब्द का प्रयोग किया गया है। उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे, बहुत अच्छे विद्वान भी थे, साथ ही बच्चों बहुत अच्छे कवि भी थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? कवित्वमय। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही इस रचना यानी कि कवि परिचय में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको इसमें बन के आएगा कि भाई मूलधन्य कवि कौन थे, उनके बारे में कवि परिचय लिखिए। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये मूलधन्य कवि क्या होगा, या फिर कवित्वमय वातावरण किसका था। तो हमेशा याद रखिए कि ये कवित्व की रचना के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई कवित्वमय का मतलब ही होता है कि माता पिता या परिवार के और सदस्य रहे होंगे। अतः उनके वंश का नाम कविश्वर पड़ा, इसीलिए उनके वंश का नाम क्या पड़ गया? कविश्वर। तो आप देखिए यहाँ पे उनका परिवार का वातावरण कैसा था? कवित्वमय था। बाकी घर के लोग भी कवि थे, विद्वान थे, इसीलिए उनके वंश का नाम क्या पड़ गया? कविश्वर। तो हमें कवि परिचय इस तरह से याद करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। उन्हें कवित्व के संस्कार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो पिताजी होते हैं यानी कि बच्चों के, उनके जो माता पिता रहते हैं, खास करके जो पिता के संस्कार होते हैं जो बच्चे में आ जाता है, उसको जो है प्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। उनके कवित्व प्रभाव प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज बहुत मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कवि राज शिरोमणि की उपाधि दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, उदावली, पद्माभरण और जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ये सारी की सारी जो थे वो कवित्व की रचनाएं थी। चलिए, अब हम लेसन के बाद में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं विषय प्रवेश। बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको विषय प्रवेश के बारे में बताया है एक दो बार। एक बार हर एक लेसन में एक फिर से एक बार बता रही हूँ आपको। विषय प्रवेश यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जब हम एंटर होते हैं तो उसे कहा जाता है विषय प्रवेश। देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज पृथ्वी पर विकसित है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और ये समाज कहाँ पर है? पृथ्वी पर। पृथ्वी प्रकृति पर है। हमारे जीवन में इस सृष्टि की अपूर्ण देन है। हमको जो भी भगवान ने, ईश्वर ने ये दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सा वरदान है। इसकी प्रसिद्धि वेदों, उपनिदेशों और प्राचीन ग्रंथों में तरह तरह से की गई। अब इस धरती और इस धरती में जो प्राकृतिक है उसके बारे में बहुत सारे वेद में और उपन्यास में सब जगह जो है उनके बारे में लिखा गया, और बहुत सारे कवियों ने लिखा भी है। इसी भाव को कवि ने अपनी अपनी शैली में सृजन किया। मतलब बहुत सारे कवि जो है उसके बारे में उन्होंने कविताएं लिखी है। इस तरह पद्माकर ने इस कवित्व के प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कराया है। सौंदर्य का बोध कराना, बच्चों ये शब्द आप याद रखिए। सौंदर्य का बोध यानी कि सौंदर्य के बारे में, बोध का मतलब होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। यानी कि आपको इस कविता में जो है बताया गया है प्रकृति के बारे में, ज्ञान के बारे में बताया गया है। चलिए, अब हम दोहे में देखेंगे कि किस तरह से ये दोहा है। और ये भांति गुंजन के गुजरत भीड़ भोर, यानी कि और चारों तरफ जो है भौरे की आवाज आ रही है। और डोरन झोरन पे बोरन हो बेगे, आम के जो पेड़ है उसके ऊपर जो है बोर लग चुका है। कहे पद्माकर सु और ये भांति गली आयन, पद्माकर कह रहे हैं कि भौरे की आवाज जो है वो गलियों में गूंज रहा है और ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। छलिया छैल छलिया छबीले छैल और छबी गए। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ छलिया छबीले छैल और छबी गए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे कि एक ही शब्द, एक ही अक्षर, शब्द तो नहीं कहेंगे हम, अक्षर कहेंगे, एक ही अक्षर जब बार बार आता है, यानी कि उसी अक्षर को, अक्षर जो बार बार दोहराया जाता है, उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है। तो बस आप थोड़े से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है छ वृत्ति वाले शब्द जो है, यानी कि बार बार जिस अक्षर का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार।
छलिया यानी कि कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 या 3 तरह से कवि ने उदाहरण देने की कोशिश की है। एक तो ये कि गाँव के लोग जो है रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर गलियों में घूमने के लिए निकले हैं। दूसरा ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, वो जब अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं, गोपियों के साथ में, तो उनको लगता है कि ये जो गोपियाँ हैं ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन बाद में जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि भौरे जो है जब पेड़ के ऊपर फूल के आस-पास घूमते हैं, तो फूल को लगता है ये भौरे मेरे दोस्त है, लेकिन जैसे ही फूलों का सीजन खत्म होता है तो भौरे वहां से चले जाते हैं। चलिए आगे लाइन देखेंगे। भौ भौ औरे भांति बिघत समाज में आवाज होती है, और इस तरह से जो है बिघ का मतलब होता है पक्षियों की भी आवाज जो है इस मौसम में आता है। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन हवे गए, इस तरह से ऋतुओं के राजा यानी कि वसंत का मौसम जो है वो आज आ चुका है। औरे रस, औरे रीति, औरे राग, औरे रंग, इस मौसम में जो है सबका मन तन जो है अलग अलग तरह के हो जाते हैं। ये बहुत सारे फल, बहुत सारे फूल लगते हैं, बहुत सारे त्योहारें मनाई जाती है। इस दूसरा लाइन भी ऐसे ही है, औरे तन औरे मन औरे होवे गए, इससे हमारा तन मन जो है वो एक तरह का यानी कि खुशी और उत्साह भरा जो हो जाता है। भौरे को गुंजन बिहार बन कुंजन में, भौरे की आवाज जो है वो बनों में गूंजने लगता है, बगीचाओं में गूंजने लगता है। मुला मंजुल मल्हार को गावन लागत, और हमें यानी कि मल्हार की आवाज, गाने की आवाज भी सुनाई देने लगती है। कहे पद्माकर गुमाहुन ते मुनाहुन मनाहू ते, पद्माकर कवि कहते हैं कि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा है कि मैं ऐसे भारतवर्ष का रहने वाला हूँ, और इतने सुंदर जो मौसम है, वसंत ऋतु है, जो ऋतुओं का राजा है, उसका मैं इतना अच्छा हिस्सा बना हूँ। ये बात सोच सोच कर ही मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुमाहों का मतलब था घमंड अभिमान हो रहा है। प्राणों ते प्यारो मन भावन लागत है, और ये मौसम जो है मुझे प्राणों से भी प्यारा लगता है, और ये मौसम जो है वो मन को भाने वाला लगता है। मन भावन मतलब क्या होता है? मन को भाने वाला। ये मौसम जो है मुझे प्राणों से भी प्यारा है और मन को भाने वाला है। मोर को शोर घनघोर चहुओर, मोरों की आवाज जो है वो जंगलों में चारों ओर गूंजने लगती है। घने बादलों को देखकर जंगलों में जो है मोरों की आवाज, शोर जो है चारों तरफ होने लगता है। हिल्डोरन के वृंद छवि छवावन लागत रही, और जो पेड़ की शाखाएं हैं वो झूलों की तरह जो है वो झूल रहे हैं। स्नेह रसावन की मेह बरसावन लागत रही, और प्रेम का एक तरफ तो जो है इस ऋतु का अद्भुत छवि प्रेम की बरसात हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है मेघ यानी कि बादल से भी जो है वो बारिश हो रही है। सावन के झुबेली सुहावन लागे, सावन के मौसम में ये जो झूले हैं ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये चलो बच्चों, ये हो गया पूरा जो मैं कविता है उसके बारे में मैंने पूरा आपको समझाया है, और मैं उम्मीद करूंगी कि शायद आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई लाइन समझ में नहीं आता है, या आपको लगता है कि मुझे दोबारा ये कविता आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हो सकता है तो मैं फिर से आपको ये कविता जो है वो समझाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखिए। कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किन किन उदाहरणों से किया है? आप इसी ऋतु का वर्णन किन उदाहरणों के द्वारा करना चाहेंगे? हमेशा बच्चों याद रखिए कि क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला ये बोल रहा है कि कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किन किन उदाहरणों में किया है। क्या क्या उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिया उन्होंने? तो बगीचों के बारे में दिया है, भौरों के बारे में दिया है, और मौसम में क्या क्या फल फूल लगते हैं, और लोगों को कैसा महसूस होता है ये। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप यानी कि आप जो है कैसे देना चाहेंगे। अगर आपको खुद के शब्द आते हैं तो आप इस दोहे का थोड़ा सा सारांश के टाइप में दे सकते हैं, नहीं तो फिर जो प्रसंग सहित भाव हम लिखते हैं उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। सावन को मन भावन क्यों कहा गया? जो सावन ऋतु है बच्चों, उसको मन भावन कैसे क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन का भी 2 पार्ट है। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा सावन को मन भावन, मन भावन का मतलब बताना पड़ेगा। मन भावन का मतलब होता है मन को भाने वाला, यानी कि सावन ऋतु जो है वो सबको, सबके मन को भाता है। तो दोहे में दिया हुआ आप वो लाइन इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है बड़े क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ये तो छोटे क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि प्राकृतिक ऋतु प्रकृति की शोभा बढ़ाती है, अपनी मनपसंद ऋतु का वर्णन करते हुए एक छोटी सी कविता का सृजन करिए। खैर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत नहीं आते आप लोगों के, ज़्यादातर जो है बड़े क्वेश्चंस ही रहते हैं।
तो मैं उम्मीद करूँगी कि शायद आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा बहुत जो दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार के बारे में दिया हुआ है। तो एक बार तो अभी तो मैंने आपको बताया है, लेकिन आप फिर भी जैसे कि इन पंक्तियों में देखिए यहाँ पे दिया हुआ कविता की पंक्ति ध्यान से पढ़िए और अलंकार को समझाइए। तो इस तरह से नहीं आता, जबकि आपको क्या दिया जाता है, कविता के 2 लाइन दे देते हैं और फिर आपको बोला जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको कि इन पंक्तियों में और रे र और न आदि की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि वो अक्षर बार बार आया है, जिससे कि काव्य सौंदर्य झलकता है। इस तरह काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को अलंकार कहते हैं। इन पंक्तियों में वर्ण शब्द की पुनरुक्ति होती है। वर्ण मतलब अक्षर जो है, पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार आना, यानी कि जो अक्षर बार बार आता है ना, उसको कहते हैं। इस तरह वर्ण या शब्द की आवृत्ति से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है। कविता में क्या होता है कि जो शब्द है, जो अगर बार बार हम उसको दोहराते हैं तो कविता का सौंदर्य उससे बढ़ जाता है। उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अक्षर यानी कि एक वर्ण जो है, अगर वो बार बार रिपीट होता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ शब्द अनु प्लस प्र प्लस आस, जिसका अर्थ क्या होता है, अनु का मतलब होता है बार बार, प्र का मतलब क्या होता है, चमत्कार। ठीक है। आस यानी युक्ति, रखना। जहाँ शब्द का चमत्कार युक्ति ढंग से बार बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगी कि शायद ये अनुप्रास अलंकार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक शब्द, एक अक्षर, एक वर्ण जब बार बार रिपीट होता है तो हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप मेरे